विकास की वजह से इस देश के अंदर आत्महत्या करता है। जी, विवेक जी के पास आता हूँ। एक्चुअली ओसीसी की जो आरपी की रिपोर्ट है खासतौर से वेदांता पे, वो तो उसके अंदर बताते हैं कि हमने सैकड़ों पन्ने खंगाले हैं, क्या रूटिंग रहा है उसका, उसके मिनट्स क्या थे और कैसे प्रपोजल एकदम से आगे बढ़ा कि पर्यावरण की पूरी रेस्ट्रिक्शन पूरी ही हटा दी जाए वहां से और उसको अपना प्रोडक्शन करने दिया जाए। कोई जन आपत्ति आपको इनवाइट नहीं करनी है, जो जन सुनवाई होती है वो भी हटा देना है आपको, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन हो वो भी सारे उठा के कूड़े कचरे में फेंक देना है और आप जस्ट गो अहेड एंड गिव। और सारे के सारे वो चीजें मेंशन की गई उसके अंदर वहां पर कि ये रूटीन क्या था और कितनी जल्दी जैसे एक बिजली की गति के साथ ये चिट्ठी आती है और तुरंत मंजूर भी हो जाती है और लागू भी हो जाती है, पर्यावरण के नियम चेंज कर दिए जाते हैं सर उसके लिए। तो ये उसके बाद फिर ये 4 सालों में जैसे 4,000 करोड़ रुपए उन 3 वर्षों में दिए गए, और वो उस बात का सबूत है कि हालांकि उसमें ये नहीं लिखा कि बीजेपी को गए हैं, लेकिन अधिकतर चंदे सबको पता है कि 90% जो चंदे आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो एडीआर की रिपोर्ट भी कहती है कि वो बीजेपी को गए हैं। बाकियों के हिस्से में तो 10% आए हैं। और कंपनी की रिपोर्ट में ये मेंशन करना जरूरी है कि आपने राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा दिया। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ कंपनी रिपोर्ट। और बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट ने जो कल बहुत वाइड स्प्रेड रिपोर्ट आई है उसमें मेंशन किया, बिल्कुल कोई उसमें संशय वाली बात ही नहीं है। तो विवेक जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इसमें। जी दिनेश जी, मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट के एंगल से बात करूंगा क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। ज़्यादातर इस देश के मिनरल रिसोर्सेस वगैरह जो है वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पर हमारा जंगल है, और अगर हमको रिसोर्सेस निकालने हैं तो जाहिर सी बात है कि जंगल जो है उसका कुछ करना होगा। तो ये एक अपने आप में एक कॉनन्ड्रम है, अपने आप में एक दुविधा है। जैसे आप अगर महाराष्ट्र में देखिए तो गढ़चिरौली में लोहे के जो खनिज है वो सारे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पर इतना घना जंगल है, मतलब लगभग 80%, 70 से 80% गढ़चिरौली ज़िला जो है वो पूरा जंगल से ढका हुआ है, और वो सारे आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स है वो गढ़चिरौली में है। तो वहाँ पर एक एटापल्ली नाम की तहसील है जो सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड जो तहसील है गढ़चिरौली की उसमें से एक है। सबसे ज़्यादा वही है, एटापल्ली है। एटापल्ली, भामरागढ़, सिरोंचा, अहेरी, ये सारे जो तहसील है वो नक्सल अफेक्टेड है और एटापल्ली सबसे ज़्यादा है। और उस एटापल्ली जिले तहसील में ही सबसे ज़्यादा मिनरल के रिसोर्सेस, आयरन ओर के डिपॉजिट्स है। वहाँ पर अभी फिलहाल एक कंपनी आयरन ओर निकाल रही है जिसको करीब 34-35 हेक्टर का एरिया दिया गया है, जबकि उसका जो सैंक्शनड एरिया है वो 200 हेक्टर के ऊपर है। लेकिन और ज़्यादा उसको नए सैंक्शंस बाकी एरिया में ये निकालने के लिए अभी तक नहीं दिए गए, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल्स है, जो ट्राइबल्स है, वो ट्राइबल्स उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे जीवन के साथ में इंटरफेरेंस है, हमारे जीवन पद्धति के साथ में इंटरफेरेंस है। तो एक तरफ तो ये संघर्ष है, दूसरी तरफ हम थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, जिसको भी हाल फिलहाल में ही अमेंड किया गया, और उस अमेंडमेंट में जिस तरह की बातें डाली गई वो अपने आप में बहुत सीरियस एक मामला है। और वो अमेंडमेंट्स इसीलिए की गई है, ऐसा लगता है कि ये सारे वेदांता वगैरह जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक फ्री पास मिल जाए ऐसे एरिया में काम करने के लिए, जो जहाँ पर एनवायरनमेंट के लॉज और फॉरेस्ट के लॉज जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और जाने चाहिए। तो यहाँ पे निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है, जो 75,000 करोड़ का है, जहाँ पे पोर्ट और बड़ा एक ट्रांजिट पोर्ट आ रहा है, शहर आ रहा है पूरा, और वहाँ के जो 700 जो आदिवासी हैं, जो सबसे पुरानी हमारी दुनिया की सभ्यता है, उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं किसी की, विवेक जी। जी। तो ये सारे इनके जो कॉर्पोरेट मित्र है उनको एक फ्री पास देने के हिसाब से ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन, देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में दो बातें थी। एक तो मतलब वो इतना ब्लैंकेट बैन था कि कॉर्पोरेट कंपनियां तो वहां पर हाथ डाल ही नहीं सकती थी, लेकिन जो लोकल ट्राइबल्स है
उनके उनके जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिसको कहते हैं, उनको भी उसमें उनका भी अधिकार उसमें से छीन लिया गया था। वो इतना स्ट्रिंजेंट लॉ था और उसके खिलाफ ट्राइबल्स में भी एक तरह की रिसेंटमेंट थी, जिसका एक काफी बड़ा स्वरूप जिसने धारण किया। और फिर हमने देखा कि 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, जिसके तहत लोकल ट्राइबल्स को और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को वहाँ के संसाधनों पर उनका जो एक विलेज का एरिया होता है, उतने एरिया में उनका एक जंगल उनको दिया गया, उनके इंडिविजुअल पट्टास भी दिए गए और एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स भी उनको दिया गया। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दो तरह से उनके एक्सेप्ट किए गए और उनको अधिकार दिए गए। हालांकि ट्राइबल्स के और कॉर्पोरेट्स के बीच में फर्क ये है कि ट्राइबल्स जो है वो जंगल का विनाश नहीं करते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स उस पर ही उनका पूरा जीवन ही उस पर निर्भर करता है, तो उसका विनाश वो नहीं करते हैं। हालांकि उसमें भी बहुत एक फाइन डिस्टिंक्शन करना होगा कि ट्राइबल्स के लिए वाइल्ड लाइफ जो है वो एक तरह से अड़ंगा होता है। जहाँ जिस जंगल में बहुत बड़ी मात्रा में प्रेडेटर स्पीशी हो, लाइक टाइगर, लेपर्ड वगैरह, वहां पर उनका काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने देखा है कि चंद्रपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर 200 के ऊपर टाइगर्स है, वहां पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स लोग नहीं लेते, क्योंकि जंगल बचाने का जो काम है वो करना, यानी जो प्रेडेटर स्पीशीज है उसके साथ में कन्फ्लिक्ट वाली बात है, तो इंडिविजुअल पट्टा वो लेते हैं। तो ये बहुत सारी उसमें बारीक बारीक चीजें हैं। कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो ट्राइबल्स के अधिकारों पर भी आज आई थी, और कॉर्पोरेट्स को भी उसमें बनाई थी ऐसे एरियाज में जाने के लिए, वहां पर उनको फ्री पास नहीं मिलता था। अभी इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, एक तो पहली बात तो ये है कि हमारा नेशनल जो 33% का टारगेट है फॉरेस्ट का, आज हमारे पास सिर्फ 21% फॉरेस्ट है, और उसमें से भी जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो सिर्फ 12% है। वो भी इसलिए अब 21% हम आज कह रहे हैं क्योंकि 1980 में जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ जो फॉरेस्ट है वही फॉरेस्ट। लेकिन 1996 में जो गोदावरमन केस आया, गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट का वो सारे फॉरेस्ट गिने जाएंगे, और फिर उसको जब गिनती उसकी हुई तो वो जाकर 21% अभी बढ़ा। अब ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का इन्होंने अमेंडमेंट किया है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी वाला एक ये डाला है फैक्टर काउंट किया है। कहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां पर 100 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फॉरेस्ट लॉज जो है कंजर्वेशन वगैरह का वो नहीं होगा वो लागू नहीं होंगे, और डिफेंस फोर्सेस को फ्री पास दिया जाएगा वहां पर जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए। अब उसमें भी दुविधा ये है, मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूंगा ही, लेकिन मैं गवर्नमेंट के भी काम की भी एक हमने आलोचना करनी बहुत जरूरी है विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ये जैसे ये बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी की दृष्टि से सेंसिटिव है, माना इस बात को मानना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज भी यही है, और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज भी यही है। तो फिर कैसे किया जाए, फिर क्या किया जाए? क्या इस तरह से कॉर्पोरेट्स को या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज को इन एरियाज में काम करने के लिए परमिशन दी जानी चाहिए? तो इसका उत्तर बहुत सीधा यस, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत इट्स अ वेरी टाइट रोप वॉक, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करने के बजाय आप एकदम एक झटके में कहते हैं कि ये इलाका आपके लिए फ्री हो गया, आप इसमें जो चाहे कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही शैलो सुपरफिशियल अप्रोच है। इंदिरा गांधी का मैं आपको बताऊंगा कि गढ़चिरौली और आज का जो छत्तीसगढ़ है, जो पहले मध्य प्रदेश था और आंध्र प्रदेश, ऐसा एक इंटरस्टेट प्रोजेक्ट प्रपोज था जिसको कहते थे भोपाल पट्टनम इंचमपल्ली। ऐसा एक बॉर्डर पे प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा था इरिगेशन का। तो उसके लिए इंदिरा गांधी ने उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो डिटरमिन करने के लिए एक कमिटी प्रस्तावित की, और उस कमिटी ने ये रिपोर्ट दिया कि इसके जो बेनिफिट्स है उससे उसकी कॉस्ट ओवररन जो है बहुत ज्यादा है, और इससे इकोलॉजिकल डैमेज बहुत ज्यादा होगा इस एरिया में। तो इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट को होने नहीं दिया। तो इस तरह की एक सेंसिटिविटी उस समय थी जिस समय ये जो एनवायरनमेंट डैमेज वाला जो आज का इशू है वो उस समय उतना प्रोनाउंस नहीं था। उस समय इंदिरा गांधी
कि वो सेंसिटिविटी थी। आज जब हम सारी दुनिया इस मामले से लड़ रही है, तब आप जाकर वेदांता जैसे प्रोजेक्ट को कहते हैं कि आपको जो करना है करो, एनवायरनमेंट के लॉज वगैरह आपको अप्लाई नहीं होते हैं। और जो हमारे नेशनली डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशंस है, उसमें हमने एक्सेप्ट किया है कि 3.5 बिलियन टू 4 बिलियन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम करेंगे। वो कहाँ से करेंगे? अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देंगे और फ्री पास देंगे तो कहाँ से होगा? दूसरी बात यह है कि जो डिक्शनरी डेफिनेशन फॉरेस्ट की है, वो अगर हम देखते हैं तो ऐसे 28% एरियाज है जिसको ये जो नया अमेंडमेंट है उसने फ्री कर दिया है कि अभी ये दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेस्ट। तो 28% फॉरेस्ट का जो एरिया है वो अगर आपने निकाल दिया फॉरेस्ट की डेफिनेशन से, तो आप जो 21 से 33% जो फॉरेस्ट हमको ले जाना है, फॉरेस्ट कवर, वो कहाँ से होगा? तो इतने मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से इस सारे मसले को बहुत बारीकी से देखना जरूरी है। ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कहाँ होने चाहिए? वहां जहां हम सबसे ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं वहां होने चाहिए। अभी आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण बताऊंगा। महाराष्ट्र में एक स्टेट की ट्री अथॉरिटी होती है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक ट्री अथॉरिटी होती है। अगर आपको पेड़ काटना है तो ट्री अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया है कि आपको 200 अगर पेड़ काटने हो तो किसी की परमिशन नहीं लगेगी। स्टेट ट्री अथॉरिटी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, डिस्ट्रिक्ट ट्री अथॉरिटी आपको 200 पेड़ काटने का परमिशन दे देगा। अब 200 पेड़ यानी बहुत ज्यादा होते हैं सर। तो इस तरह से अगर आप ये सारे लॉज को लूज कर देंगे, इसको इन लॉज को बिल्कुल लोगों के लिए खुला कर देंगे भी आप जो करना है करो, तो फिर एनवायरनमेंट का क्या होगा? और आपने जो दुनिया के साथ में एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की एक शपथ ली है, उसको आप किस तरह से निभाओगे? वो कंट्रीब्यूशंस आपके कैसे आएंगे? इसका कोई हिसाब नहीं। ये सोच ही नहीं रहे कि आने वाले 20 साल में 25 साल में क्या होगा। ये सिर्फ कल के इलेक्शन की सोच रहे कि कल के इलेक्शन में हमको जीतना है बस, और उसके लिए जो फंड लगता है वो ऐसे कंपनियों से लेना है, और वो जो करप्शन है इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया भाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स किससे हमको पैसा आया है ये जरूरी नहीं हम डिक्लेयर करें, ये सीक्रेट रहेगा। और सील्ड कवर में आप राफेल जैसे मामले में सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है, इट्स ओके, देयर इज नथिंग हैंकी पेंकी अबाउट इट। ये जो सारा चल रहा है ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी बहुत घातक है और इकोनॉमी की दृष्टि से भी बहुत घातक है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को अफेक्ट करता है। इसलिए इस मामले में कुछ सीरियस एक एजिटेशन होने की बहुत जरूरी है, लेकिन क्या वो होगा? और इस किसी भी तरह के एजिटेशन को क्या ये लोग मानते हैं? और एनवायरनमेंट जैसे मामले में तो एजिटेशन को कोई नहीं मानता था इस देश में। वो तो फार्मर्स का एजिटेशन हुआ था, वो उनकी तादाद बहुत बड़ी हो, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, इसलिए उनकी बात मानी गई। लेकिन इकोलॉजी के लिए फाइट करने वाले जो लोग हैं उनकी पॉलिटिकल पावर कुछ भी नहीं है, तो उनकी बात कौन मानेगा? इस तरह की एक बहुत विचित्र परिस्थिति निर्माण हुई है, जिसके चलते ये सारे कॉर्पोरेट जो है उसका धड़ल्ले से फायदा उठाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो